हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीयूटी 2025 के लिए अपना नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या कुछ नया निकल कर के आ रहा है, इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि कौन से कोर्सेज यहाँ पर संचालित होती हैं, कौन से कोर्स में कितने सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जो 12th बोर्ड का सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, इनका जो सब्जेक्ट मैपिंग होती है उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर वैसा ही है जैसा पिछली बार था, इसके बारे में देखेंगे। सीट मैट्रिक्स कितनी फी लगती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फटाफट से हम देखेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पर हम हाईलाइट करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको प्रोवाइड करता रहता है टाइम पर, ऑथेंटिक तरीके से। तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सीयूटी कॉन्सेप्ट ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है सीयूटी 2025 के लिए। 45 दिनों में घर बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हो सीयूटी की, चाहे आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, चाहे जेएनयू को, चाहे डीयू को, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, चाहे ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी में शामिल हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप यहां पर हमारे साथ जुड़ करके सीयूटी 2025 की सिर्फ 45 दिनों में तैयारी कर सकते हो। और इसका प्राइस आप देख सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस हमने यहां पर इसका रखा हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर और वहां से आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, admission.uod.ac.in। अब यहाँ पर आप देखोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर एडमिशन 2025-26 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिंक दिया, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको सीयूटी यूजी के लिए। तो आपको पता है कि 1 मार्च को आपका सीयूटी यूजी का फॉर्म आ गया है और 22 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। तो आप फटाफट से भर लीजिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं भरा है आप जल्दी से कोशिश करिए, जल्दी भर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया गया, तो ऑफिशियल जो जहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है एनटीए की वेबसाइट पर ले जाएंगे। पब्लिक नोटिस को एक बार थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चलेंगे। तो ये 1 मार्च को इन्होंने जारी कर दिया है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखोगे कि ये बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे ही देखो फॉर्म आया और इन्होंने तुरंत जो है अपने वेबसाइट पर जो है ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने नोटिस डाला तुरंत डाल दिया, ठीक है। 1 मार्च को इन्होंने डाल दिया। तो ये जो है काफी जल्दी काफी तेजी से काम करते हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 मार्च 2025, 22 मार्च 2025, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया 1 मार्च को, 22 मार्च तक लास्ट डेट है। तो फटाफट से सभी लोग 22 मार्च तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करते चलते हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जारी किया गया है। अब ये वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इनका 126 पेज का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे वो हम यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब उतने काम की चीज़ें नहीं है। जहाँ से काम की बात स्टार्ट होगी हमारी, वहाँ से हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एनसीटी का ओपन हो गया है, एक सेकेंड। एनसीटी 2025, एक सेकेंड, ये शायद दूसरा ओपन हो गया है। एक मिनट, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। ये हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, वो शायद दूसरा डाउनलोड हो गया था, दूसरा ओपन हो गया, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते ही हो, क्लास 12 पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो 12th बोर्ड का जो इन्होंने क्राइटेरिया बना करके रखा है कि आप
वही सब्जेक्ट वही टेस्ट पेपर आप सीयूटी एग्जाम में चुन सकते हो अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। तो ये जो इनका मैपिंग का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया इस बार भी इन्होंने रखा है। मैपिंग का जो क्राइटेरिया था जैसा कि यूजीसी ने कहा था कि हम इस बार जो है ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, ठीक है। आप क्लास 12th में जो भी पढ़े हो उससे हमको मतलब नहीं है, सीयूटी में आप कोई भी टेस्ट पेपर ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा यूजीसी ने कहा था। लेकिन डीयू कह रहा है कि भाई यूजीसी जो भी कह रही है हम जो कह रहे हैं वो सुनो। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th, ठीक है। तो चाहे आप अपीयरिंग में मतलब अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर आप क्लास 12th पास हो, तो आपने क्लास 12th में सपोज किसी ने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, इसके साथ इसने हिंदी पढ़ा है, ठीक है, और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी पढ़ा है, तो अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो सीयूटी में जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो सीयूटी के फॉर्म भरते समय जब आप टेस्ट पेपर चुनते हो तो टेस्ट पेपर आपको पता है मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। तो जो 5 टेस्ट पेपर चुनोगे वो टेस्ट पेपर आप जो है क्लास 12th में पढ़े रहे होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हूं तो मैं अगर हमको डीयू में एडमिशन लेना है तो मैं सीयूटी में भी जो टेस्ट पेपर चुनूंगा वो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही चुनूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा और इसका एग्जाम दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हिंदी का तभी मैं डीयू में एडमिशन ले पाऊंगा। अगर मैंने मान लो ज्योग्राफी ले लिया लेकिन ज्योग्राफी मैंने अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था तो फिर मैं डीयू में एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो मैपिंग का क्राइटेरिया है इस बार भी है, यूजीसी ने कहा था कि नहीं रहेगा ऐसा, बट यहां पे डीयू ने कहा भाई कि हम यहां पर रखेंगे तो रखेंगे, ठीक है। तो इनका ये क्राइटेरिया रिमूव नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी आप अगर डीयू में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप वही टेस्ट पेपर चुनिएगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। अगर आप डीयू को टारगेट नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है और यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है, फिर आप फ्रीली आप अपना कर सकते हो, कोई और चुन सकते हो। लेकिन अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। हाँ, अगर कोई डोमेन सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन केस द सब्जेक्ट स्टडीज एट क्लास 12th इज नॉट मेंशन्ड इन सीयूटी यूजी 2025 द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, हैज स्टडीड एट क्लास 12th। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैज स्टडीज बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th ही सी मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी इन सीयूटी यूजी 2025। तो आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको सीयूटी में बायोलॉजी लेना होगा, आप बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। अगर बायोकेमिस्ट्री आपको नहीं दिखेगा डोमेन में, ठीक है, तो आप उसके जगह पर बायोलॉजी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12th एटलीस्ट 50% आपका ऑफ द सिलेबस आप शुड मैच, मतलब कि जो भी आप क्लास 12th में आप पढ़े हो और जो आप यहाँ पे सीयूटी में आप ऑप्ट कर रहे हो टेस्ट पेपर, दोनों का कम से कम 50% सिलेबस सेम होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन विच अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीयूटी यूजी 2025 एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर लिस्ट ऑफ सीयूटी पेपर्स एंड सिलेबस रिफर टू वेबसाइट ऑफ एनटीए। तो यहां से आप जाकर के देख सकते हो इस वेबसाइट पर कि भाई मुझे मान लो कि जो है मान लो कि मैथमेटिक्स से एडमिशन लेना, मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है डीयू में, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स आपको करना है अगर डीयू से, तो आपको यहां पर कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने हैं वो यहां पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 3 डोमेन चुनने होते हैं और एक लैंग्वेज चुनना होता है, तो वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा यहां से, ठीक है, इसको, ठीक है। यहां से जाओगे तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे दिख जाएगा, डीयू जब क्लिक करोगे तो कौन कौन से प्रोग्राम है डीयू में और किस प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है वो आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देन यहां पर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम, हाँ वो आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर देखो यहाँ पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया, इसके बारे में शायद अभी नहीं जानते होगे आप, लेकिन बाद में जान जाओगे। होता क्या है कि जब आप सीयूटी का एग्जाम अभी दे दोगे, सीयूटी का एग्जाम देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड एनटीए थमा देगी, ठीक है, एनटीए आपको एक स्कोर कार्ड दे देगी। इस स्कोर कार्ड के मदद से क्या होगा कि आपको CSAS पोर्टल, ठीक है, CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये किसका पोर्टल है, डीयू का पोर्टल है, ठीक है।
तो DU का ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर आ करके यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ चार्जेस लगते हैं, 500, 300, 400 जो भी लगेंगे, ठीक है। तो CSCS पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन बताओगे कि हमको जो है कौन कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब अपना प्रेफरेंस भरना होता है, ठीक है। फिर अगर आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगा पूरा, मतलब सारी चीजें ऑनलाइन ही होती हैं, 3 स्टेप में होता है। लास्ट स्टेप में आपको फी पेमेंट करना होता है, सीट को एक्सेप्ट करना होता है। तो ये सारी बातें हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि अभी बस आपको CUT का एग्जाम देना है, फिर स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है रजिस्ट्रेशन की। हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वैसे ही DU में एडमिशन लेना है आपको तो CSCS पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग ऑनलाइन सारी होती है, सारी प्रक्रिया। तो ये सारी प्रक्रिया आपको फिल करना होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। फिर ये सब आगे की बातें हैं, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो है क्लास 12th में जो चीजें आप पढ़े हो, जो सब्जेक्ट पढ़े हो, वही सब्जेक्ट आप टेस्ट पेपर चुनिएगा CUT के एग्जाम में, ठीक है। कुछ डिस्क्लेमर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे बता दिया गया कि लैंग्वेज में कौन कौन से है। तो पहले लैंग्वेज बहुत सारे होते थे, लेकिन घटा दिया गया। अब कितने लैंग्वेज हैं? शायद 13 बच्चे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 लैंग्वेज बचे हैं। पहले कई सारे लैंग्वेज हुआ करते थे, अब इतना ही लैंग्वेज यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप देख सकते हो टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। पहले ज्यादा हुआ करते थे, कुछ डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट हटा दिया गया है और भी कुछ सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप जानते ही हो, पहले GT था, अब ये GAT हो गया, ठीक है। फिर यहां पर बार बार बता रही है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2025 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही सी अपीयरिंग या फिर पास हो गया है क्लास 12th में, ठीक है। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा अगर आपको DU में एडमिशन लेना। अब ये देख लो कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको यहाँ पर DU ऑफर करती है। तो लैंग्वेज के बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे संचालित होते हैं, जैसे आप देख सकते हो BA ऑनर्स अरेबिक भी मिल जाएगा आपको, BA ऑनर्स बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारे के सारे लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, ठीक है। BA लैंग्वेज, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है। देन यहाँ पर देख सकते हो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है जर्नलिज्म के लिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, सोशियोलॉजी है, BA प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम, अगर आपको डाउट है इसमें कि सर BA प्रोग्राम क्या होता है, BA ऑनर्स क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स में क्या अंतर होता है। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब BSc के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो। BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है। तो ऐसे करके कई सारे यहाँ पर BSc के भी कोर्सेज हैं और साथ ही साथ यहाँ पर BTech भी संचालित होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर BTech भी है तो आप BTech भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। BSc प्रोग्राम भी यहाँ पर संचालित होता है। तो BSc प्रोग्राम ध्यान रखिएगा, आप जब प्रेफरेंसेस भरोगे वो तो बाद में भरोगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे भरना है, लेकिन अभी के लिए आप जब प्रेफरेंसेस भरोगे तो ध्यान रखिएगा आप BSc ऑनर्स के साथ साथ प्रोग्राम को भी भर दीजिएगा, क्योंकि BSc प्रोग्राम हो चाहे BA प्रोग्राम हो, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आपको DU में पढ़ना है और मान लो ऑनर्स नहीं मिलता है तो प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये भी बुरा नहीं होता, ये भी अच्छा है, दोनों में अंतर अगर जानना है तो बताइएगा, ठीक है, बता दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं। तो BCom इनको इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर ले सकते हो। कर्नाटका म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एजुकेशन के कोर्स हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर यहाँ पर देखो फाइन आर्ट्स में भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है यहाँ पे। देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको UG में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगा ये आप पढ़ सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो क्लास 12th आप पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने दिया है वो आप पास किए हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, जो भी है, द मिनिमम एलिजिबिलिटी, द मार्कशीट, डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन with 5 subject except for mathematics and later appears and passes mathematics from another board such as the National Institute of Open Schooling, the minimum eligibility shall be, ठीक है, ascertained from हिज हर मार्क्स सीट इश्यूड बाय सीबीएसई ओनली. ठीक है, तो आपने अगर कहीं दो बोर्ड से, मतलब आपने पहले सीबीएसई में कुछ पढ़ा है, फिर मैथमेटिक्स आपने किसी और बोर्ड से कहीं और से पढ़ा है, तो उसको ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ये कहेंगे कि जो आपने सीबीएसई में पढ़ा है ना 5 सब्जेक्ट, हम उसी को लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, जो पहले बताया कि भाई आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना है. ठीक है, इट इज मैंडेटरी, बार बार ये बता रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डीयू में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है. फिर अब ये इन्होंने क्या किया, लिस्ट ए बना दिया है. पहले लिस्ट ए और बी बनाते थे लैंग्वेज के लिए, क्योंकि कई सारे लैंग्वेज थे. इस बार लिस्ट ए है, इस बार सिर्फ लिस्ट ए है, क्योंकि इस बार लैंग्वेज वैसे भी हटा दिया. कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज शी हैज स्टडीड इन क्लास 12th. तो एक लैंग्वेज में कम से कम आपको अपीयर होना है, डीयू ऐसा कह रही है. और साथ ही साथ ये भी बता रही है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा जो लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है. कोई दूसरा लैंग्वेज आप ले लोगे तो आप यहाँ पे डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे. ठीक है, लिस्ट बी, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पहले इसको भी ये 2 भागों में बांटते थे, बट अब यहाँ पर शायद एक ही पार्ट है. ठीक है, एक ही पार्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो 22 यहाँ पे है, सबको एक ही लिस्ट बी में यहाँ पर डाल दिया इन्होंने. ठीक है, लिस्ट बी में डाल दिया है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अलग है. कैंडिडेट मस्ट रिफर टू द प्रोग्राम स्पेशलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब वही डोमेन चुनना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है. ठीक है, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सारे बच्चे चुन सकते हैं, उसके लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में कौन कौन से हैं, तो मैं थोड़ा सा अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मान लो बीए ऑनर्स अरेबिक करना है, कहां से, डीयू से, तो आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है. सीयूटी के पेपर, सीयूटी के, जब सीयूटी के लिए अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहां पर कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने हैं. तो आप ये देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. ठीक है, ठीक, कॉम्बिनेशन फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशन दिए गए, इसमें से कोई एक ले सकते हो आप. अरेबिक में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो क्या क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो एक लैंग्वेज लेना है. फिर दूसरा क्या है, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी. क्या समझ में आया कि आपको 3 डोमेन लेना है और प्लस एक लैंग्वेज लेना है. ठीक है, बस इतना कर लोगे तो इससे आप जो है बी ऑनर्स अरेबिक में एडमिशन ले सकते हो. कोई एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, जो डोमेन आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है. दूसरा कॉम्बिनेशन यहां पर ये है कि एनी 2 लैंग्वेज, कोई 2 लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी. तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि 4 टेस्ट पेपर आपको चाहिए, या तो आप 3 डोमेन 1 लैंग्वेज ले लो, या फिर आप 2 लैंग्वेज 1 डोमेन ले लो. ठीक है, ऐसा तो आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन ले लो, ऐसा भी कर सकते हो आप. फिर मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ. ओके, अब ठीक है. ठीक है, तो यहां पर जैसे कि कोई बच्चा मान लो कि 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज ले लेता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए
अब सही है, ठीक है। चलो, तो जैसे आप यहाँ पर 3 डोमेन 2 लैंग्वेज ले लेते हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो गए, ठीक है। 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके पास है। साथ ही साथ इसके लिए भी एलिजिबल हो, 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन भी आपके पास, तो दोनों के लिए एलिजिबल हो गए आप। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में आपका ज़्यादा स्कोर होगा उसी को एडमिशन के लिए माना जाएगा, ठीक है। जिस भी कॉम्बिनेशन में आपका ज़्यादा नंबर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे आपने अरेबिक के बारे में समझा, ऐसा ही आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में। तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में ये जो है ये कोर्स होता है, बी ऑनर्स अरेबिक आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। सीट आप देख सकते हो, अनरिजर्व के लिए 12 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो ऐसे यहाँ पर सीट के बारे में बताया जा रहा है। फिर बी ऑनर्स बंगाली है, तो इसके लिए यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बताए गए। तो इन चारों कॉम्बिनेशन को आप एक बार देख लोगे। जैसे यहां पर देखो, बंगाली फ्रॉम लिस्ट ए, तो आप क्या कर सकते हो, बंगाली ले सकते हो लिस्ट ए से। फिर 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिस्ट बी से ले सकते हो। तो पहला ये हो गया बंगाली एंड 1 लैंग्वेज, मतलब बंगाली ले सकते हो, उसके साथ एक और लैंग्वेज ले सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि 3 डोमेन प्लस बंगाली ले लो आप, ठीक है, बंगाली ले लो। दूसरा है कि बंगाली आपने एक लैंग्वेज ले लिया, प्लस आपने कोई और लैंग्वेज ले लिया, और प्लस आपने 2 डोमेन ले लिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप यहां पर बना सकते हो कॉम्बिनेशन। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम, तो आपका मन करे कोई और लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, तो 1 लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज ले लोगे तो आप सभी लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 1 लैंग्वेज लिस्ट ए से और लिस्ट बी से 3 डोमेन। अगर आप ये ले लेते हो तो लैंग्वेज के जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। वैसे तो कई सारे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, तो आपको जो बेस्ट लगे वो अपना चुन लेना, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज अगर आप लेते हो तो आराम से इसमें आप लैंग्वेज के लिए आप सब में एलिजिबल हो जाओगे। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर सीट्स कितने हैं, ठीक है, कौन से कॉलेज में। बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए क्या करोगे आप, इंग्लिश लेना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आपको बी ऑनर्स इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लेना कंपलसरी है। इंग्लिश, अगर आप बी ऑनर्स इंग्लिश करना है तो इंग्लिश आपके पास लेना होगा, ठीक है। इंग्लिश लोगे तभी आप बी ऑनर्स इंग्लिश कर सकते हो, और फिर 3 डोमेन आपको लेने होंगे, ठीक है। तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में आपको करना है तो इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इंग्लिश और 1 और लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा इंग्लिश ले ले और कोई दूसरा लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले ले, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो टोटल जो आपका टोटल जो मेरिट बनेगा, आप देख सकते हो कि 4 टेस्ट पेपर हो गए, और 1 टेस्ट पेपर जैसा कि आपको पता है 250 नंबर का है, ठीक है, 250 नंबर का है ना, 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 × 25 तो 250 नंबर का एक होगा, तो 2500 को यहाँ पर 1000 नंबर का हो जाएगा ना। हाँ, 1000 नंबर का इस बार आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि 4 टेस्ट पेपर टोटल हो रहे हैं, 1 टेस्ट पेपर 250 नंबर का, तो टोटल मिलाकर के 1000 नंबर का इस बार आपका मेरिट बनने वाला है। अब ये देख लो कि सीट मैट्रिक्स देख लो कि कौन से कॉलेज में कितना कितना सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये देख सकते हो। या फिर मैं कहूँगा कि आप इनका जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बस आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ। जैसे फ्रेंच में लेना है तो वही बात, 1 लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, या फिर आप 2 लैंग्वेज ले लो 2 डोमेन ले लो, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख सकते हो कहाँ पर ये अवेलेबल है कोर्स। जर्मन लेना है तो उसी तरीके से फिर से 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज लेना है वैसा ही है सब में, बस हिंदी और इंग्लिश के लिए ध्यान रखना कि हिंदी लेना है तो हिंदी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में, और इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कोर्स करना है आपको तो इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। इटालियन के लिए अगेन 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है। फिर यहाँ पर पर्शियन के लिए अगेन वैसा ही रहेगा सब। पंजाबी है तो पंजाबी आप रख सकते हो, या फिर जो पीछे बताया कि 1 लैंग्वेज कोई ले सकते हो, 3 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पर रशियन है तो रशियन आप समझ ही गए, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास 1 लैंग्वेज 3 डोमेन होने चाहिए। फिर यहाँ पर बी ऑनर्स संस्कृत है तो संस्कृत के लिए संस्कृत रख सकते हो, या फिर अगेन 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन ले सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हो अपना, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। स्पेनिश के लिए अगेन वही बात है, ठीक है। उर्दू के लिए अगेन उर्दू ले सकते हो साथ में, या फिर आप कोई और लैंग्वेज लेकर के 3 डोमेन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन आर्ट्स, ठीक है, अभी हमने लैंग्वेज के देखे थे, अभी आर्ट्स और सोशल साइंसेस के देख लो। से अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए लेना है तो इसमें देखो क्या अंतर आएगा, इसमें भी आपको 1 लैंग्वेज लेना है, ठीक है, 1 लैंग्वेज लेना है और 3 डोमेन यहाँ पर लेना, बस इतना काम करना है, ठीक है। 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सेम वही है, सेम वही है। साइकोलॉजी के लिए भी आप देख लो 1 लैंग्वेज 3
डोमेन, ठीक है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन है। ये देख लो कहां से कहां पर ये कोर्सेज चलती हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एक लैंग्वेज, और ध्यान रखिएगा कि जो लोग इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, बी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़े हो तभी आप यहाँ पे कर सकते हो, और मैथमेटिक्स एज ए डोमेन आपको सीयूटी में भी चुनना होगा, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो ये जो कोर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये जो है एक लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज प्लस आपके पास मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स लेना होगा, और फिर 2 डोमेन लेना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप कि कहां कहां पर कितने जो है सीट्स है, कौन से कॉलेज में इकोनॉमिक्स का कोर्स यहाँ पे संचालित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी लेना है तो फिर क्या करना होगा? सेम वही काम है यहाँ पर, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना है बस, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन जैसा पीछे बताए जा रहे हैं, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले सकते हो। फिर आप देख सकते हो कहां कहां पर कोर्स चलती है। हिंदी पत्रकारिता, तो हिंदी के लिए बताया था कि हिंदी के लिए आपके पास हिंदी होना जरूरी है, तो हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए हिंदी लेना होगा, और 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। फिर यहाँ पर हिंदी लिस्ट ए से ले सकते हो, या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हो। मतलब क्या है कि हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लोगे तो इससे भी आपको हिंदी पत्रकारिता में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कहाँ? डीयू में, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया गया है। एक तो वो पीछे वाला कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और एक जैसे कोई बच्चा जो है बीएचयू के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, बीएचयू के लिए, तो बीएचयू में भी है कि एक लैंग्वेज और जीटी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ऐसा है जेएनयू के लिए, यहाँ पर हिंदी के जगह पर इंग्लिश होगा, ठीक है। तो इसे हिंदी पत्रकारिता आपको करना है यहाँ पे। तो जो बच्चा हिंदी और जनरल टेस्ट ले रहा है, बीएचयू को टारगेट कर रहा है, अगर उसका बीएचयू वाला एडमिशन नहीं होता है तो डीयू के लिए भी वो अप्लाई कर दे, ठीक है। और यहाँ से आप हिंदी पत्रकारिता में वहां पर जा सकते हो, डीयू में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है, जो बच्चे बीएचयू की तैयारी करें, ठीक है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में देख लो क्या है, कुछ नहीं बदलेगा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, खत्म बात, ठीक है। सब में लगभग वैसा ही है, बस थोड़ी थोड़ी अंतर आएंगे, अच्छी चीजें जो है बदलेंगी, ठीक है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस का देख सकते हो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, बस इतना ही करना है, ठीक है। देखो जर्नलिज्म के लिए, तो जर्नलिज्म के लिए यहाँ पर इंग्लिश, अगर इंग्लिश जर्नलिज्म करना है ना, इंग्लिश के लिए है ये, तो इंग्लिश होना चाहिए और 3 डोमेन होने चाहिए, या फिर इंग्लिश और यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड। जैसे हिंदी पत्रकारिता के लिए था तो हिंदी पत्रकारिता के लिए यहाँ पर हिंदी था, और इंग्लिश पत्रकारिता है तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया, ठीक है। बस तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है, कहाँ कहाँ पे चलते हैं यहाँ पे देख लेना। 5 फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म, ये आपको करना है तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, फिर मास मीडिया को जो है ये कम्युनिकेशन लेना होगा आपको लिस्ट बी से, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, या फिर कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये बताया गया मल्टीमीडिया के लिए, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज है आपके पास, और फिर एक डोमेन सब्जेक्ट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। बी ऑनर्स फिलोसफी, ये आप देख सकते हो क्या होगा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है, सबके लिए वही है। पॉलिटिकल साइंस फिर से एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आप ध्यान रखना कि जब आप पेपर यहाँ पे टेस्ट पेपर भरोगे और डीयू के लिए आप टारगेट कर रहे हो स्पेशली, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा जरूर। सोशल वर्क एक लैंग्वेज 3 डोमेन, वही बातें हैं, तो कोई अंतर नहीं है। सोशियोलॉजी के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। जिनके लिए अंतर है, जिनके लिए अलग है, वो बस बता दो। जैसे बीए प्रोग्राम तो इसका थोड़ा अलग होगा, देखो एक लैंग्वेज 3 डोमेन से काम हो जाएगा, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन से भी काम हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बनता है, किसके लिए? तो हम बात करें बीए प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम बी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन ये देख सकते हो कहाँ कहाँ पर कितने सीट्स हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इनका जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। अब थोड़ा बीएससी के ऊपर आ जाते हैं, तो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, ये आपको अगर करना है यहाँ पे, तो आपको क्या क्या लेना होगा, देख लो कौन कौन से डोमेन आपको लेने हैं। तो देखो बीएससी में जब आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, मतलब लेना होता है, उस बस पासिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो मेरिट आपका बनता है वो सिर्फ डोमेन से बनता है, तो फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा, फिर बायोलॉजी, बायोमेडिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक ले सकते हो, कोई एक ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी आपने पढ़ा है वो ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी, तो पीसीबी आपके पास होना चाहिए, ये आपको लेना होगा। तो 3 ही सब्जेक्ट है, इसी से आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUT स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो अपीयर होना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा कि जो मेरिट बनेगा वो आपका इन 3 सब्जेक्ट से ही बनेगा, मतलब 750 नंबर का मेरिट आपका बनेगा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पे ही बनेगा। लेकिन आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा, कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, इसमें आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं, शायद 30% आपको लाने होते हैं, ठीक है। तो 30%, 33% आपको नंबर यहाँ पे लाना होगा लैंग्वेज में, मतलब ये इसका जो है सिर्फ अपीयर होना है आपको इसमें, ठीक है। 30% मार्क्स लाने हैं, इसमें आपको इसका नंबर जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट आपका 750 नंबर पे, यानी कि डोमेन के सब्जेक्ट से ही बनेगा। बायोमेडिकल साइंसेस के लिए वही रहेगा,
जाएगा फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक लैंग्वेज आपको लेना होगा जिसमें सिर्फ अपीयर होना है, ठीक है, उसका मेरिट नहीं जुड़ेगा। फिर अगेन बायोमेडिकल साइंस में भी वही है, ठीक है। फिर देखो बायोकेमिस्ट्री में भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ भी बना सकते हो। एक लैंग्वेज आपका रहेगा, ठीक है, जिसका मेरिट जुड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर बॉटनी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, ठीक है, और एक लैंग्वेज वो बता ही दिया। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कितने सीट्स हैं। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जैसे एनी वन लैंग्वेज, तो यहाँ पर लैंग्वेज भी लेना होता है। तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, और एक और है अभी आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये स्टैट्स, तो ऐसे तीन ऐसे सब्जेक्ट है, बीएससी के कोर्स हैं, जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज लेना होगा, और इस लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? इस लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ेगा। बाद बाकी जो बीएससी के कोर्सेस हैं उसमें लैंग्वेज सिर्फ पासिंग के लिए रहता है, उसका मेरिट नहीं बनता, उस मेरिट में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब आप बीएससी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हो तो यहां पर आपको लैंग्वेज लेना होगा, और इस लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ेगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो यहां पर लैंग्वेज तो लेना ही है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए, और कोई दो डोमेन सब्जेक्ट और भी लेना होगा, ठीक है। तो तीन डोमेन हो गए, साथ में एक मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑनर्स आप करने जा रहे हो। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एनी टू लैंग्वेज ले सकते हो, मैथमेटिक्स आपके पास रहना चाहिए, और कोई वन डोमेन सब्जेक्ट यहां पे लेना होगा मैथमेटिक्स के अलावा, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, इन सब का मेरिट जुड़ेगा। तो कितने यहां पर हो गए सब्जेक्ट टोटल देखोगे तो मैथमेटिक्स और टू डोमेन, ठीक है, तो दो, एक तीन हो गया, और एक लैंग्वेज, तो चार, तो चार यहां भी रहेंगे, तो चार मतलब 1000 नंबर पर यहां पे मेरिट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिर वही रहेगा, यहाँ पे मैथ्स आपको लेना चाहिए, केमिस्ट्री, ठीक है, तीन डोमेन पे आपका यहाँ पर बनेगा मेरिट, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए, ठीक है, वही रहेगा सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर मैथमेटिक्स रख सकते हो बायोलॉजी की जगह पर। फूड टेक्नोलॉजी में वही है सेम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जियोलॉजी में भी वही रहेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी ले सकते हो, जियोग्राफी ले सकते हो, इसके जगह पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। और जो इसमें लैंग्वेज रहेगा वो सिर्फ पासिंग के लिए है। फिर यहाँ पर देख सकते हो होम साइंसेस के लिए आप देख सकते हो बायोलॉजी होना चाहिए, और यहाँ पर फिजिक्स और कोई और एक कुछ ले सकते हो डोमेन सब्जेक्ट, ठीक, कोई दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन ये एक सब्जेक्ट है, इसमें देख सकते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑनर्स मैथमेटिक्स, अच्छा पीछे जो था वो कौन सा था, बीएससी ऑनर्स, अच्छा कंप्यूटर साइंस वाला था पीछे वाला, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स अभी आया, तो कंप्यूटर साइंस भी करना है तो भी मैथमेटिक्स चाहिए, और मैथमेटिक्स करना है ऑनर्स तब भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए, और दो अलग से डोमेन सब्जेक्ट, और एक लैंग्वेज जिसका मार्क्स यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज में चलता है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पर फिजिक्स के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना होगा। देन यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे पॉलीमर साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो ये देखो यहाँ पे लैंग्वेज भी रहेगा इसमें, और लैंग्वेज का मार्क्स इसमें जुड़ेगा। मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, और दो और डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, या फिर कोई दो लैंग्वेज ले सकते हो और एक डोमेन सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। जूलॉजी के लिए क्या करना होगा, फिर से वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो बीटेक के लिए, हाँ बीटेक के लिए मैं बता देता हूँ। बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए क्या करना होगा आपको, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, और जनरल टेस्ट, इससे आपको यहाँ पर बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसका जो है देख सकते हो पेपर कौन कौन से चुनने हैं। अप्लाइड लाइफ साइंसेस फिर से वही है, तो ये सब के लिए बाद में देखोगे तो सबके लिए लगभग सेम ही है, तो आप एक एक बार देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधा, ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है। कॉमर्स के लिए है, ठीक है, तो कॉमर्स के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे बीकॉम ऑनर्स है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पर एनी वन लैंग्वेज, तो कोई एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स लेना होगा, और फिर यहाँ पर एनी टू और डोमेन सब्जेक्ट, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, तो दो, एक तीन डोमेन सब्जेक्ट और एक आपके पास लैंग्वेज हो गया। डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक लैंग्वेज ले लो, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग ले लो, और मतलब मैथमेटिक्स के जगह पर आप अकाउंटेंसी बुक कीपिंग से भी बी ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। दो और डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा करके ये कॉमर्स का हो गया, ठीक है। तो बीकॉम के लिए मतलब जो नॉर्मल बीकॉम होता है, एक तो ऑनर्स हो गया, एक जो है जनरल जो होता है, तो एनी वन लैंग्वेज, और आपके पास तीन डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। एनी वन लैंग्वेज ले लो, या फिर एनी इसके साथ जो है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी और जनरल एप्टीट्यूड, इससे भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बीकॉम प्रोग्राम था। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए देख सकते हो एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा कि था किसके लिए, बीटेक के लिए था, ठीक है, वैसा ही। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर बीएमएस है, इसके लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे
वोकेशनल स्टडीज के लिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, वही होगा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट, लगभग सब में ड्यू के लिए यही रहता है, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। फाइन आर्ट्स के लिए भी आप देख लेना क्या यहाँ पे लग रहा है, इसमें भी वही है, एक लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स है और बाद बाकी 2 और, ठीक है। तो ऐसे करके एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जा करके, ठीक है। एजुकेशन में आपको जाना है तो यहाँ पर देख लीजिए 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट, सबके लिए लगभग वही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पे अंतर है जिन जिन सब्जेक्ट्स में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। फाइन आर्ट्स के लिए आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लेना होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स दिए हैं, हाँ। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास जो है अदिति महाविद्यालय है, महाविद्यालय है, ये वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और किस में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, ये सब कुछ इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। फिर जो है आर्यभट्ट कॉलेज में क्या चलता है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में कौन कौन से मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके सीट्स कितने हैं, ये सब बताया जा रहा है। भागनी निवेदिता कॉलेज जो कि वुमेन्स के लिए कॉलेज है, ठीक है। फिर भारती कॉलेज भी वुमेन्स कॉलेज है, इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, दौलत राम कॉलेज, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, देशबंधु कॉलेज। तो ये सब आप एक एक करके अपना पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज है और कितने सीट्स है, ठीक है। ये अभी के लिए काम नहीं आएगा, जब आप यहाँ पर ये भरोगे ना प्रेफरेंसेस, उस टाइम पे हम आपको बताएंगे, ये सब उस टाइम के लिए है, ठीक है। अभी के लिए उतना काम क्या ये नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये बहुत लंबा ये है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जल्दी हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत सारे कॉलेज हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग आप जानते हो कि डीयू में सब मिला करके लगभग 78 ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है। 70 से पार कॉलेजेस हैं। तो इसमें सारे कॉलेजेस का दिया गया, चाहे वो साउथ कैंपस में हो, चाहे नॉर्थ कैंपस में हो, चाहे ऑफ कैंपस में हो, सारे कॉलेज का इसमें लिस्ट दिया हुआ है और हर कॉलेज में कितने सीट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। फ़ी के बारे में अभी मुझे देखने को नहीं मिला इसमें, बट जब आपको लगे कि नहीं सर फ़ी के बारे में बता दीजिए, तो फ़ी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जितना ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो आपको जानना था वो हमने बता दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी, सब कुछ बता दिया है। बाद बाकी कुछ भी अगर आपको और जानना हो डीयू से रिलेटेड तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या आपको जानना है, या फिर कोई सवाल हो तो आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया कि क्रैश कोर्स, ठीक है, आ चुका है हमारा, सिर्फ 1199 में आपको मिल जाएगा। 45 दिनों में आप पूरा जो है तैयारी कर सकते हो। तो जो है आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।